नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। वही समर्थ क्लासेस जो आपको बनाएगी हर एग्जाम के लिए समर्थ। तो दोस्तों, हमने हमारी जंग शुरू कर दी है, हमारा संघर्ष शुरू कर दिया है। याद करना, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं याद नहीं कर रहा था, मैं किसी भी चीज को याद नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको उस काबिल बना देता हूँ कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि सब कुछ आपके हाथ में होता है। आपको पूरा विश्वास होता है कि मुझे ये चीज़ अपने आप याद है। क्योंकि याद कैसे होती है, जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं ना, तो वो हमें अपने आप याद हो जाती है। जैसे हम किसी से बातें करते हैं तो उन बातों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो न चाहते हुए भी हमें याद रहती है। हम उनको याद करने की कभी कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन वो हमेशा हमें याद रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा ध्यान उन बातों पर इतना अधिक था कि वो बातें हम हमेशा के लिए हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाती हैं। उसी तरह हमको पढ़ाई ये इस तरह करनी है कि ये हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाए। इतने ध्यान से राजस्थान का इतिहास। तो उन दोनों किताबों के नाम थे एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन दोनों में एनाल्स एंटीक्विटीज क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, इनका जो मतलब आपने निकाल दिया। क्योंकि इतना सा काम आपको करना पड़ेगा, अगर मैंने अभी बता दिया तो वो आपको याद नहीं। तो इसलिए अब शुरुआत करते हैं हम आगे की बात। तो कर्नल जेम्स टॉड ने जब यहाँ रहे तो यहाँ के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो हमारे पेपर में आती है। अब बात करते हैं पेपर की, तो पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्या है, कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे जो राजस्थान है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर। तो कर्नल जेम्स टॉड ने जब हमारे यहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत राजस्थान में माउंट आबू में सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर, जब उसने गुरु शिखर को देखा तो वहाँ पर बहुत से संत थे, ऐसे तपस्वी संत थे जो वहाँ तपस्या करते थे। तो उसके मुंह से निकला, अरे ये तो संतों का शिखर है। गुरु शिखर को क्या कहा, संतों का शिखर। और ऐसे ही उसने जब आबू पर्वत को देखा तो आबू पर्वत को देखकर उसको अपने यहाँ के ओलंपस पर्वत की याद आई। तो उसने कहा कि ये तो हिंदू ओलंपस है, हिंदुओं का ओलंपस जैसा उसको लगा। तो ये दोनों बातें लिख लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर कहा संतों का शिखर। ऐसे ही आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस
की संज्ञा ली। अब यहाँ से इनको एक और चीज मिली। जब ये चित्तौड़ में बहुत टाइम तक ये चित्तौड़ में रहते उधर मेवाड़ के साइड, तो ये चित्तौड़ में गए ना, तो चित्तौड़ में एक है पुड़ौली गांव। पुड़ौली गांव के पास मानसरोवर झील है। वहाँ मानसरोवर के तट पर एक शिलालेख था, एक शिलालेख। जो कब का था? 713 ईस्वी। 713 ईस्वी मतलब 700 साल पूरे हो गए। 700 साल पूरे होने के बाद जब 13वां साल आया तो 713 ईस्वी में इस शिलालेख को लिखवाया गया। तो इस शिलालेख का नाम है मानमोरे का शिलालेख। मानमोरे का शिलालेख। तो ये शिलालेख मिला कर्नल जेम्स टोड। यह उनकी खोज कहा जा सकता है। उन्होंने ही इसको खोजा गया था। हाँ, मिल गया था खोज। था तो हमेशा से यहीं पे कहीं घुमा तो था नहीं जो खोजेंगे, यहीं कहीं था। अंग्रेजों के लिए कहने में कि खोजा था। मोरे, तो मानमोरे, ये मानमोरे का शिलालेख है। इसके रचयिता पुष्य और उत्कीर्णकर्ता शिवाही। अब बात क्या है, इस शिलालेख में अमृत मंथन का वर्णन। अब जब कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जा रहे थे ना, तो इसको भी अपने साथ ले जाने वाले थे। ले गए भी ये रख के। अब रास्ते में उनके जहाज डूबने की स्थिति में आ गए भैया, और कोई रास्ता ही नहीं बचा। उन्होंने कि भाई जहाज तो डूबने वाला है, तो सबसे भारी चीज़ थी यही शिलालेख। यानी कि इसको फेंकना ही पड़ेगा वरना ये जहाज डूब जाएगा। अब ये ऊपर वाले की माया थी या क्या थी? वैसे तो ऊपर वाले की माया ही हो सकती है, और तो किसकी माया रहेगी। तो उन्होंने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। कर्नल टोड ने इंग्लैंड जाते समय जहाज को डूबने से बचाने के लिए इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। ये पूरी जानकारी थी कर्नल जेम्स टोड के बारे में। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने एक और बात कही थी जिससे राजस्थान की भूमि की इम्पोर्टेंस क्या है, जो मतलब एक अंग्रेज समझ गया। अब सबने 300 पिक्चर देखे होंगे। 300 पिक्चर में एक युद्ध होता है जिसमें 300 जने मिलकर, जिनका सेनापति होता है लियोनाइडस, वो स्पार्टास के रहते हैं, वो दूसरी सेना से लड़ते हैं। तो उस युद्ध को कहा जाता है थर्मोपल्ले। तो सुनिए कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राजस्थान में ऐसी कोई रियासत नहीं
जहां थर्मोपल्ली जैसा युद्ध ना हो। उतना खतरनाक, जिसको बहुत खतरनाक युद्ध मानते हैं ना, वैसे तो राजस्थान में हर रियासत में होते हैं। और ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं जहां पर लियोनाइडस जैसा शूरवीर पैदा ना हो। मतलब जो वहां इतने सालों में एक युद्ध हुआ ना, ये तो वीरों की और वीरांगनाओं की वो भूमि है जो वीर ही पैदा करती है, आपके और हमारे जैसे। तो वीरों और वीरांगनाओं, तैयार हो जाओ SI के एग्जाम की तैयारी के लिए और अपने आप को कल से बेहतर बनाने के लिए। इतना काम हो चुका है, अब हम आज का काम स्टार्ट करेंगे। पहले इसको मिटा दें। अब बढ़ते हैं आगे। हमने जान लिया राजस्थान का नाम क्या है, राजस्थान का पिता कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। लेकिन अब जब राजस्थान बना तो उस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी, यहाँ कितनी रियासतें थी। रियासतें मतलब वो राज्य जहाँ पर राजा राज्य करते हैं, वो रियासतें। तो कितनी रियासतें थी राजस्थान का, एक बार हम नमूना देखते हैं। राजस्थान, यो रे हमारो राजस्थान। ये राजस्थान था। तो इस राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी जहां राजा राज करते थे। इन 19 रियासतों पर शिकंजा कसने के लिए अंग्रेजों ने 3 ठिकाने बना रखे थे। 3 ठिकाने, एक अलवर, नीमराणा अलवर, नीमराणा अलवर। दूसरा लावा, टोंक, और तीसरा कुशलगढ़। ये तीनों ठिकाने थे। ठिकाने मतलब ऐसी जगह है जहां पर सेना रहती है अंग्रेजों की, जो यहाँ के शासन को कंट्रोल करती है। कहीं भी विद्रोह हो जाए तो वो सेना जाएगी। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र पूरी तरह से रहते हैं। अब ये 3 ठिकाने तो हो गए, लेकिन इनको भी ऊपर से कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रल से कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रल में कौन होता था? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ने अपना एक एजेंट भेजा। उस एजेंट को भेजकर यहाँ पर एक चीफ कमिश्नर, या इसको हम कह सकते हैं केंद्र शासित, जो केंद्र के नियंत्रण में, केंद्र जो पूरे भारत का शासन देते हैं वो केंद्र, और ये थे राज्य। तो ऊपर से एक यहाँ पर AGG, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, वो नियुक्त किया जाता था। उसे नियुक्त करने के बाद वही यहाँ का पूरा काम देखता था। अब ये चीफ कमिश्नर कौन सी थी? यह थी अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र को मिलाकर ये बना था। ये बनाई थी 1832 ईस्वी। और जो ये AGG था, इस AGG का नाम था AGG मिस्टर
लोकेट, लोकेट वो पहन सकते हैं जो गले में पहनते हैं ना, वही वाला लोकेट समझ लो इसको। तो इस तरह अंग्रेज शासन करते थे। 3 इन्होंने ठिकाने बना रखे थे, ये और ये 19 रियासतों पर, राजस्थान की 19 रियासतों पर शासन किए। 3 ठिकाने बना रखे थे, नीमराणा अलवर, लावा टोंक और कुशलगढ़ बांसवाड़ा। और इनको भी नियंत्रण करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक केंद्र शासित चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा 1832 ईस्वी में इसको बनाया गया। और यहाँ का प्रथम एडीजी इसको बनाया हुआ था मिस्टर लोकेट। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताऊंगा पूरी 19 रियासतों के बारे कि 19 रियासतें कौन कौन सी थी। देखिए कितनी आसानी से हमने समझ लिया। तीनों ये नाम याद भी नहीं करना है, बस 3 कौन कौन सी थी उनको देखना है चित्र में। एक अलवर में थी नीमराणा, दूसरी लावा टोंक, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। और क्वेश्चन यहीं से आता है। क्वेश्चन क्या है, प्रथम एजीजी कौन था? राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। चीफ कमिश्नर की स्थापना कब हुई? ये स्थापना 1832 ईस्वी में। और कौन सी चीफ कमिश्नर थी? अजमेर मेरवाड़ा। पूछा जाए कि कौन कौन से ठिकाने थे और कितने थे? 3 ठिकाने। कौन कौन से? नीमराणा अलवर, लावा टोंक, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। गारंटी देता हूँ आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा। अब 19 रियासतें याद करेंगे। हाँ, तो 19 रियासत है। हम रियासतों को वैसे पढ़ेंगे वंश, एक वंश किस किस रियासत पर अधिकार था, उस हिसाब से हम बहुत आसानी से याद करेंगे। तो ये बन गया हमारा राजस्थान। देखना अब आपको सब कुछ जो रियासतें हैं उनके नाम कौन सी कहाँ करती थी सब याद हो जाएगी। सबसे पहला वंश गुहिल वंश, जिसने सबसे ज्यादा समय तक एक ही रियासत पर बहुत लंबा राज किया। ये मेवाड़। तो बात करें गुहिल वंश की, तो गुहिल वंश की रियासतें थी। पहली मेवाड़, जिसको उदयपुर भी कहते हैं। दूसरी, ये उदयपुर वाला भाग ये समझ लो, यहाँ पे दूसरी आएगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और ये चौथी प्रताप। कितनी होगी? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप। अब आते हैं दूसरी रियासत राठौड़ वंश।
बीकानेर, राठौड़ वंश, राठौड़ वंश का शासन 4 जगह था। पहला मारवाड़ या जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और सिरोही, ये चारों इसका। पहला 4 हो गया ना, 5 मारवाड़ या जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ये किशनगढ़ भी यही पड़ता था, और सिरोही, ये क्षेत्र सिरोही। इसके बाद हम आते हैं हाड़ौती। भैया हमारे हाड़ौती पर, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में 3 थे। पहला 8वां तो 9वां नंबर कोटा, बूंदी, और ये तीसरा झालावाड़। कितनी आसानी से समझ में आती है। उहिल वंश के कौन कौन से? मेवाड़ रियासत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इस क्षेत्र में ये मारवाड़ वाला क्षेत्र, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, सिरोही, ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ हाड़ौती के कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये इस क्षेत्र में आ गया। अब इधर आती है आमेर, कछवाह वंश की। जयपुर, इसका नंबर कौन सा? 12वां, ये जयपुर हो गया। इसके बाद एक है यादव वंश, यादव वंश। यादव वंश की 2 जगह थी, एक तो ये भाग है जैसलमेर का, तेरह नंबर जैसलमेर, और इधर एक पार्ट आएगा करौली। यहाँ पे आता है ये भाटी वंश, और करौली में आता है पाल वंश। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये तो शुरुआत है सब, हमको तो सिर्फ जगह पहचाननी है। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा दोस्त होता है, हम कभी हमारे दोस्त को याद करते हैं, मतलब उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, नहीं ये मेरा दोस्त है, इसका नाम ये है। हम सिर्फ उसके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, जिसमें हम उसको पहचानने लग जाते हैं, और उसकी बहुत सी बातें हमको याद भी हो जाती हैं अपने आप। तो सिर्फ पहचान बनानी है, हम सिर्फ पहचान बना रहे हैं। अभी पहचान रहे हैं राजस्थान को, क्या क्या था। करौली हो गया। अब इसके बाद यहाँ 2 आते, जाट वंश। जाट वंश का भरतपुर, धौलपुर, ये हो गया भरतपुर और धौलपुर। एक ठिकाना था नीमराणा, अलवर, यह नीमराणा अलवर। तो यह है नरूगा वंश।
अलवर, यह है नीम राणा अलवर। अब यहाँ पर क्षेत्र आएगा टोंक का, ये तो एक पूरा है, ये इधर मेवाड़ के क्षेत्र में आ जाएगा, इधर हाँ ये बीच वाली लेके छूटेगी बस, यह पूरा आमेर वाला क्षेत्र आ जाएगा। अब यहाँ पर है एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम वंश टोंक। यहाँ पर भी एक ठिकाना था लावा टोंक। 17 और एक है शाहपुर भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, 17, ये 18 और 19। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। गोहिल वंश मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, राठौड़ वंश के कौन कौन से, हमको सबके अलग अलग याद रखना है। मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, सिरोही। ठीक है, ये आमेर वाला भाग आ गया जयपुर का। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती के हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़। यादव वंश के कौन कौन से हैं? भारतीय वंश का जैसलमेर और पाल वंश के करौली, ये दोनों ही यादव वंश हैं। बात करें जाट वंश की तो जाट वंश के भरतपुर, धौलपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। नरुका वंश का अलवर। और एकमात्र मतलब सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत तो वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। और सबसे बड़ी रियासत का है तो मारवाड़ की सबसे बड़ी रियासत। लेकिन बात करें जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत तो वो है जयपुर। ये 19 रियासतें हो गई। 3 ठिकाने हो गए, नीम राणा अलवर, लावा टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। एक चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा। ये हो गया राजस्थान की पूरी पहचान। ठीक है, यहाँ मामला खत्म। अब हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ठीक है, इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। तो चित्र में तो हमने देख लिया, एक बार हम डिटेल से देख लेते हैं ताकि आपके वो बढ़िया जमाव काम हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान एक चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा। स्थापना 1832 में ईस्वी। प्रथम एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। वो था गले में पहनने वाला मिस्टर लोके।
ठीक है, 3 ठिकाने, 3 ठिकाने। नीमराणा, अलवर। दूसरा कौन सा था? लावा टोंक। तीसरा कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ये 3 ठिकाने, एक चीफ कमिश्नर हो गए। अब 19 रियासतें चालू होते हैं, 19 रियासतें। गोहिल वंश, कौन कौन सी थी गोहिल वंश की? पहले याद करो, गोहिल वंश किससे जुड़ा है? मेवाड़ से। मेवाड़ की उदयपुर, मेवाड़ उदयपुर। दूसरी कौन सी? इसी से अलग होकर बने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर और तीसरा बांसवाड़ा। चौथी कौन सी थी? प्रतापगढ़। और उसके बाद आप ही बताओगे, अगला है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की कौन कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत। इसी की दूसरी कौन सी थी जो इसके भाई ने बसाई थी? बीकानेर। आगे इन सब की कहानियां पढ़ने में बहुत मजा आने वाला, इंटरेस्ट आने वाला है। इसके अलावा किशनगढ़, किशन किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का किशनगढ़। और आठवीं है हमारे माउंट आबू वाला सिरोही। और इसके बाद बात करें हाड़ा वंश। हाड़ा वंश हाड़ों की तो इसमें थी 9वां नंबर आएगा। कौन सी थी? कोटा, बूंदी। ये तो नाम ही साथ में आते हैं, कोटा और बूंदी। और फिर ये राजस्थान की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का झालावाड़, झाला जालिम सिंह के नाम पर झालावाड़ नाम पड़ा। हाड़ा वंश होगा। अब इसके बाद कछवाहा वंश का आमेर, जयपुर। आमेर, जयपुर। नरुगा वंश का कौन सा था? नरुगा वंश का कौन सा था? नीमराणा, अलवर। तो क्या हुआ? अलवर। ये 11वां हो गया था, ये 12वां नंबर और ये 13वां नंबर। इसके बाद नाम आता है यादव वंश। 14वें नंबर पर जैसलमेर। और करौली। ठीक है, जैसलमेर, करौली हो गए। नीचे लिखे
कि नहीं चलो इधर साइड में किया। ये हो गए पूरे 15 नंबर तक, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, यादव वंश हो गया। अब कौन सा है? जाट वंश। जाट वंश के भरतपुर और धौलपुर। मुस्लिम वंश का 18वीं एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। और अब आखिरी सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो ये हो गई 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक अजमेर मेरवाड़ा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे शुरू करते हैं असली कहानी। तो दोस्तों अब शुरू होगा असली इतिहास। असली इतिहास, क्योंकि हमने जो जाना अभी तक वो सिर्फ पहचान थी ऊपर ऊपर से, लेकिन असली इतिहास की गहराई में अब हम घुसने वाले हैं। और वो शुरुआत होगी राजपूतों की उत्पत्ति से। क्योंकि पहले अगर सुना जाता था कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों के अलावा क्षत्रिय थे। क्षत्रियों से राजपूत कैसे आए, ये कहानी पता नहीं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अलग अलग इतिहासकार ने अपनी अलग अलग धारणाएं पैदा करी। सब इतिहासकार बैठे कि आज तो हम जान के रहेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। नॉर्मल सा लॉजिक है, इसको ज्यादा ही अंग्रेजों ने क्या करा, वो क्या कहते हैं ना कि बहुत शौर्य दिखाने वाले, साहस वाले। तो अंग्रेजों को ये बात खलती थी कि इतने शौर्यवान इंसान भारत में कैसे हो सकते हैं, इनको तो हमारे विदेश में होना चाहिए था। मतलब जो ये भारत की शान बढ़ाते हैं, हमारे विदेश की शान बढ़नी चाहिए इनके शौर्य से। तो अंग्रेजों ने क्या करा, इनको विदेशी साबित करने की कोशिश करने और उसके लिए अलग अलग तथ्य देने लगे। तो विदेशी साबित कैसे करने लग गए थे, अब देखते हैं शुरुआत करते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसके लिए सबसे पहला सिद्धांत हम देखते हैं विदेशी मत का सिद्धांत। विदेशी मत का सिद्धांत राजपूतों को जिन 4 विदेशी जातियों के संतान माना जाता है वो है शक, हूण, कुषाण और सिथिया। शक, हूण, कुषाण और सिथिया। ये सारी जातियां बर्बर और गंवार, जिनको कहते हैं ना, असभ्य जातियां थी। और उनको अब राजपूतों में, जो कि इतने धर्म परायण रहते थे, इतने सभ्य रहते थे, उन राजपूतों से इनकी तुलना करते हैं। इनकी संतानें हो सकती है? कभी नहीं। तो अब क्या है, इनमें नाम आते हैं कर्नल टॉड, एक कनिंगम, V.A. स्मिथ,
और एक हमारे यहाँ भारत के ही हैं, D.R. भंडारकर। इन सब ने क्या क्या कहा देखते हैं। जो कर्नल जेम्स टोड है ना, वो राजपूतों को, ये 4 जाते थे, राजपूतों को शक, सिथियन, शक व सिथियन की भारतीयों से विवाह हो, भारतीय क्षत्रियों से और राजपूत। क्या कहते हैं कर्नल टोड? ये कहते हैं कि शक और सिथियन जाते थी ना, वो यहाँ आई थी आक्रमण करने, यहाँ रहने लग गए थे और उन्होंने कुछ भारतीयों से शादी कर ली। मतलब इस तरह वो प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, राजपूतों में जो वीरता थी ना, जिस वीरता के लिए राजस्थान को जाना जाता है, और भारत की थी ही नहीं, ये कहना चाहते हैं वो कि वो तो विदेशी जातियाँ थी ना, उनकी वजह से यहाँ पर उनमें इतनी वीरता थी। शायद उन्होंने हमारा और इतिहास पढ़ा नहीं होगा कि कितनी वीरता थी। तो इसको ये कहते हैं 5वीं विदेशी जाति। 5वीं विदेशी जाति कलिंगम कहते हैं कुषाण जाति, से राजपूत उत्पन्न। B.A. स्मिथ कहता है हूण जाति से राजपूत उत्पन्न। अब इसके लिए तर्क क्या देता है? एक मेवाड़ वंश में एक राजा था, अल्लग आलूराव। अल्लग आलूराव ने हरिया देवी नाम की हूण राजकुमारी से शादी कर दी, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें हूण जाति का भी खून होगा। लेकिन एक बात बताओ, लेकिन शादी तो बाद में करी ना, वो तो राजपूत पहले से ही था। ये तर्क देते हैं वो। और क्या सिर्फ एक की शादी करने से क्या सारे राजपूत हूण जाति के होगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। और अब मिस्टर भंडारकर ये विदेशी क्यों मानते हैं? विदेशी गुर्जर की संतान राजपूत। D.R. भंडारकर मानते हैं कि विदेशी गुर्जरों की संतान है राजपूत। तो यह है विदेशी। ये कहते हैं कि विदेशी यूरोप से कोई कहाँ से यहाँ से आए और यहाँ पर आकर रहने लग गए, वो राजपूत। लेकिन अब भारत के जो इतिहासकार थे फिर वो कम थे, उन्होंने हम बताते हैं इसका। तो इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत आता है वो आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के खास मित्र चंद्रवरदाय द्वारा लिखी गई किताब। उस किताब में हमको देखने को मिलता है, उसमें बताया जाता है कि राक्षस जाति का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ऐसे क्षत्रिय नहीं थे जो उनको रोक पाए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीर क्षत्रिय थे वो महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके थे, सब मर गए थे, कुछ ही बचे थे। तो धीरे धीरे वैसे वीर योद्धा थे नहीं। तो ऐसे वीर योद्धाओं को पैदा करने के लिए माउंट आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया और यज्ञ से उत्पन्न हुए। जैसे यज्ञ से कहते हैं कि द्रौपदी और उसका भाई दृष्टिद्युम्न दोनों यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे, उसी तरह यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न किया उन्होंने 3 प्रतिहार, परमार और चालुक्य। क्या क्या?
प्रतिहार, परमार और चाल। तो ये आता है अग्निकुंडिका सिद्धांत। अग्निकुंडिका सिद्धांत पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्णन और पूर्ण की पुत्र जलहरण। क्योंकि अभी हम जानेंगे इनकी कहानी। तो विदेश ये गजनी चला जाता है चंद्रवर्धन पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए, और उसके बाद की जो कहानी थी वो अपने पुत्र को बताता है। तो उसके पुत्र ने बाकी की कहानी लिखकर पृथ्वीराज रासो को पूरा। तो पृथ्वीराज रासो में बताया अग्निकुंडिका सिद्धांत। ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से अग्निकुंड की अग्नि से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से चार क्षत्रियों को पैदा किया। चार क्षत्रिय उत्पन्न। पहले तीन ही किए थे, प्रतिहार, परमार और चाल। लेकिन कहते हैं कि इन तीनों से भी वो नहीं हो पाया। तो फिर विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने मिलकर यज्ञ किया और फिर उत्पन्न हुए चौहान। तो इस तरह उत्पन्न हुआ प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। यह है राजपूतों की। अब जितनी भी किताबें मिलती हैं ना राजपूतों के बारे में, प्रतिहार की ले लो, चालुक्य, परमार, सब में इसी बात का वर्णन है। इसी तरह से इनका उत्पन्न हुआ। अब इनका समर्थन कौन कौन करता है? तो कल मैंने नाम बताए थे, मुहुणोपेंसी, और सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण समर्थन करते हैं यह दोनों समर्थन करते हैं अपनी अपनी किताबों में इस बात का कि राजपूतों की उत्पत्ति इसी तरह से हुई थी। तो यह था अग्निकुंडिका सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद एक और बात आई। अग्निकुंडिका सिद्धांत हो गया। इसके बाद एक और बात आती है कि राम भगवान थे, वो अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। वहीं भगवान कृष्ण और पांडव अपने आप को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहते थे। तो ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्या है
तो अगला सिद्धांत यही है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सिद्धांत दो किताबें हैं, जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, और नयन चंद्र सूर्य की अमीर महाकाव्य। जो ये दोनों किताबें हैं ये इस बात की पुष्टि करती है कि जो राजपूत थे वह सूर्यवंशी या चंद्रवंशी दोनों में से एक थे। अब इसके लिए अलग अलग जगह चौहानों को कहीं सूर्यवंशी बता रखा है, कहीं चंद्रवंशी बता रखा है, इसलिए इन दोनों को एक में ही ले लेते हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का सिद्धांत, मतलब या तो सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी। इस बात की जो पुष्टि करते हैं वो है इतिहासकार दशरथ शर्मा और जगदीश सोलंकी। जगदीश सोलंकी कहते हैं कि राजपूत सूर्यवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रिय। देखिए गड़बड़ पता है कहाँ है, जहाँ इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र इनको जातियां मानी, बल्कि ये जातियां नहीं थी, ये तो कर्म के आधार पर दिया गया पद, सिर्फ पद था। क्षत्रिय होना क्या था? क्षत्र जो शास्त्र धर्म का पालन करे, रक्षा करे, जो रक्षा करे वह क्षत्रिय। वैसे ही जो ब्रह्म में अपना मन लगाए वह ब्राह्मण। ये इस तरह था, लेकिन इन्होंने इनको क्या जातियां मान ली, तो यहाँ इनके कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि इनमें इतनी अक्ल थी नहीं कि उस चीज को समझ सके। तो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी होने का मतलब क्या है? सूर्यवंश से उत्पन्न हुआ या चंद्रवंश से उत्पन्न हुआ। तो भगवान श्री राम और अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे, और भगवान श्री कृष्ण और अपने आप को चंद्रवंश से बिलोंग मानते थे, चंद्रवंश से जुड़े हुए हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे गोहिल वंश, गोहिल से जुड़े हुए, राठौड़ वंश राठौड़ से जुड़े हुए, ये सिंपल सी बात थी। तो ये अपने आप को ये एक और सिद्धांत होगा सूर्यवंशी चंद्रवंशी सिद्धांत। अब इसके बाद एक और आया भाई कि भाई सब छोड़ो, वो तो ब्राह्मण थे, सब साइड में हट जाओ। अब इनको देखते हैं कौन है। ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। डी.आर. भंडारकर, ये कहते हैं कि राजपूत तो ब्राह्मणों की संतान थे, और इसके बाद इनके पास इस बात का सबूत भी है। क्या सबूत है? बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख वासुदेव चौहान
वासुदेव चौहान के का उत्तराधिकारी था सामंत। सामंत उसका नाम था। उसके लिए इस शिलालेख में लिखा है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और इनका समर्थन करते हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा इसका समर्थन करते हैं। दरअसल बात क्या हुई, क्षत्रिय और ब्राह्मण आपस में विवाह कर लेते हैं, तो ये क्षत्रिय और ब्राह्मण की संतानें हो सकते हैं। इसीलिए इनके नाम दिया गया बहुत से नामों में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। जैसे गुप्तों की बात करें गुप्त वंश में, तो गुप्त वंश में भी बहुत सी जगह ऐसा पता चलता है कि जैसे वो ब्राह्मण वंश के थे, ब्राह्मण गोत्र के थे। अब इसके बाद एक सबसे अलग सिद्धांत आया, मिश्रित सिद्धांत। डी.पी. चट्टोपाध्याय। ये कहते हैं कि विदेशी भी थे और देशी भी थे। लो हो गया काम पूरा। इन्होंने कि भाई लड़ो मत। विदेशी भी थे, देशी भी थे, देशी भी थे और उनमें विदेशी भी मिक्स थे। यहाँ बात खत्म। लेकिन अब एक और सिद्धांत बाकी है जो सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को बताने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। हमारे घर की बात हो, हमारे घर के अंदर की बात हो, हमारे देश की बात हो, तो हमें किसकी बात सुननी चाहिए? अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की, या किसी बाहर वाले की? इतिहास गवाह है कि जिन्होंने आज तक बाहर वालों की बात सुनकर घर में दरार पाड़ी तो उसका विनाश ही हुआ। बाद में पता चलता है कि यार मैं घर वालों की बात मान लेता तो सही होता, वो बाहर वाला मेरा अपना होगा या घर वाले अपने होंगे। तो इसी तरह आपको समझना है, वो विदेशी वो हमारा कल्याण चाहेंगे या हमारे देश के भले से हम इस बात पर विश्वास न कर पाए, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते आज के समय में कि अग्निकुंज से कैसे पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारी अपना तो वो कल्चर है ना वो समय। लेकिन फिर भी हम चाहे न समझ सकते हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता, इस बात का कोई सबूत नहीं। एक बात देखिए, एक पानी का जो पानी किसी चीज में भर के रखती है। अब थोड़े दिनों बाद अगर वो पानी रखा रहे ना, तो उसमें अपने आप कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से, हमारे रहस्य से बाहर है। तो ये भी उन्हीं में से एक है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में कभी झूठ नहीं मिलाया जाता। तो अब आगे देखते हैं। देशी आर्य की संतान का सिद्धांत।
GH ओझा और CV वैद्य। GH ओझा और CV वैद्य ये दोनों कहते हैं कि जो राजपूत हैं वो देशी आर्यों की संतान थे। जो देशी आर्य थे ना, जो क्षत्रिय थे, ये उन्हीं की संतान है और यही मत सबसे अधिक मान्य है। देशी आर्य जाति क्षत्रिय की संतान है राजपूत। यही सबसे सीधी बात है और सबसे सिंपल बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्षत्रिय थे धीरे धीरे वही अपने आप को राजपुत्र कहते थे, राजपुत्र। तो धीरे धीरे टंग हमारी जीबान फिसलने से वो राजपुत्र कहते कहते राजपूत हो गए। इसमें कौन सा ज्यादा डिबेट करने वाली बात है। तो मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर हम अब शुरुआत करेंगे मेवाड़ के इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बना कर रखिए। मैं भी आपके साथ हर दिन को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, तो हमारे 2 महीने का जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा। SI की तैयारी जम के कीजिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।